हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं जेंडर, रिलीजन, कास्ट, सिविक्स का चैप्टर। इस चैप्टर में फैक्ट्स बहुत ही कम हैं और कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा हैं। इसी के लिए मैंने एक साथ ही साथ एनसीईआरटी वीडियो भी रिलीज़ कर दी है। वो आपको न सिर्फ इन कॉन्सेप्ट्स को समझने में बल्कि बोर्ड बेस्ड आंसर्स लिखने में भी हेल्प करेगी। आप उसे भी इस वीडियो के बाद जाकर ज़रूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जेंडर के बेसिस पर कैसे कैसे पॉलिटिक्स किए जाते हैं। तो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, इसके बारे में आप जानते ही होंगे। हमारे कंट्री में और दुनिया के कई हिस्सों में ये माना जाता है कि वुमेन को घर के अंदर का काम करना चाहिए जबकि मेन को घर के बाहर का। मेन को पैसे कमाने चाहिए जबकि वुमेन को जो फैमिली की देखभाल करनी चाहिए, वो ऐसे डिवीजन किया जाता है। ये काफ़ी गलत है और ये ऐसी सोच हमारे देश को और हमारी सोसाइटी को पीछे धकेलती है। हाई वुमेन पार्टिसिपेशन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में देखा जाता है, जिसमें आते हैं स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड। आप याद रखें कि कौन कौन से कंट्रीज स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहलाते हैं। अगला है पैट्रियार्कल सोसाइटी। हमारी जो सोसाइटी है, मतलब हमारे देश में जो सोसाइटी है, इसे हम एक पैट्रियार्कल सोसाइटी कह सकते हैं। यहाँ पर वुमेन के खिलाफ काफ़ी तरह से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है और इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देख सकते हैं। जैसे लिटरेसी रेट वुमेन के अमंग कम है मेन से। जो डेटा है वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये याद रखें कि वुमेन की लिटरेसी रेट कम है मेन के मुकाबले। अगला है हाईली पेड जॉब में काफ़ी लेस पार्टिसिपेशन है वुमेन की। तो क्योंकि एजुकेशन कम मिलता है उन्हें, इसीलिए उनकी जो हाई पेड जॉब्स और हाई रेस्पेक्टेड जॉब्स हैं उनमें भी पार्टिसिपेशन काफ़ी कम रह जाता है। अगला है अनइक्वल वेजेस। तो हमारे देश में इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट जिसे लाया गया था 1976 में, वो लागू किया गया है और वो कहता है कि इक्वल वेजेस मिलने चाहिए इक्वल काम को लेकर। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो काम मेन को करने के लिए जितने पैसे मिलते हैं उससे कम पैसे वुमेन को सेम काम करने के लिए दिए जाते हैं। अगला है गर्ल चाइल्ड अबॉर्शन। तो हमारे देश में फीमेल फीटिसाइड काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है और गर्ल चाइल्ड को अबॉर्शन करने की जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। ये स्पेशली हाई होता है उन स्टेट्स में जहाँ पर एजुकेशन की रेट कम होती है और एक ट्रेडिशनल सोसाइटी बनकर रहती है। वो लोग सन्स को प्रेफर करते हैं डॉटर्स के मुकाबले और इसीलिए जो गर्ल चाइल्ड अबॉर्शन की रेट है हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा है। सरकार ने इसे बैन कर रखा है, लेकिन कई सारे हॉस्पिटल्स अभी भी इलीगली इन कामों को करते हैं। अगला है लेस प्रपोर्शन ऑफ पॉलिटिक्स में है वुमेन का जो हमारे देश में पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी कम है। वो दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले भी काफ़ी कम है। जैसे हम लोग पाकिस्तान और अफ्रीका के कुछ देशों से भी ख़राब स्थिति में हैं। इसे ही चेंज करने के लिए पंचायती राज सिस्टम में वुमेन को 1/3 रिजर्वेशन दिया गया था। आपने फेडरलिज्म वाले चैप्टर में भी इसके बारे में पढ़ा है, कैसे पंचायती राज ने इंश्योर किया है कि जो 33% सीट्स हैं वो सिर्फ वुमेन कैंडिडेट्स को जाएं। और इसके साथ ही हम लोग देख सकते हैं कि जो पार्लियामेंट में भी रिजर्वेशन करने की बात आ रही है वुमेन के लिए कुछ सीट्स को, लेकिन वो एक्ट काफ़ी सालों से अटका पड़ा है पार्लियामेंट में, अभी तक पास नहीं हो पाया है। अगला है रिलीजन के बेसिस पर पॉलिटिक्स। गांधी जी ने कहा था रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, लेकिन यहाँ पर उनका मतलब था वैल्यूज ऑफ दोज रिलीजन से। मतलब वो ये नहीं कह रहे थे कि रिलीजन को पॉलिटिक्स में दखल देना चाहिए, बल्कि वो कह रहे थे कि जो हमारे रिलीजन्स की अच्छी वैल्यूज़ हैं, ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी, लोगों से भाईचारा रखना, ऐसी चीज़ों को पॉलिटिक्स में लाना चाहिए और इसीलिए रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम द पॉलिटिक्स, सॉरी। अगला है कम्युनलिज्म क्या होता है। रिलीजन इज़ द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ अ सोशल कम्युनिटी। कम्युनलिज्म के बारे में मैंने एनसीईआरटी वाली वीडियो में ज़्यादा डिटेल में बताया है। अभी आप बस ये समझ लीजिए कि कम्युनलिज्म लोगों को रिलीजन के बेसिस पर बांट देता है और वो कहता है कि रिलीजन ही प्रिंसिपल बेसिस है किसी भी कम्युनिटी की। अगला है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म कहता है कि सेक्युलरिज्म हम लोग कह सकते हैं कि ऑपोजिट होता है कम्युनलिज्म के, और ये कहता है कि कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होना चाहिए और जो कंट्री होती है उसे किसी भी एक रिलीजन को प्रेफरेंस नहीं देना चाहिए। हमारे देश में भी सेक्युलरिज्म लागू किया जाता है और जो 4 प्रोविजंस हैं उनके बारे में हम लोग उस वीडियो में देख सकते हैं। और जो एक्ट्स हमारे देश में हैं रिलीजियस फ्रीडम को लेकर, वो इंश्योर करते हैं कि हमारा देश एक सेक्युलर कंट्री बना रहे। अगला है कास्ट के बेसिस पर पॉलिटिक्स। तो कास्ट हमारे देश की एक ऐसी
कुप्रथा है जो कि काफ़ी सालों से चली आ रही है। हमारे कई सोशल रिफॉर्मर्स ने इसे बदलने की कोशिश की। उनमें नाम जो रिमार्केबल नाम आता है वह ज्योतिबा फुले, गांधी जी, बी आर अम्बेडकर और पेरियार रामास्वामी नाइकर। इनके बारे में आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा है, कैसे बी आर अम्बेडकर ने डिप्रेस्ड क्लासेस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की थी, कैसे गांधी जी ने हरिजन का नाम दिया था बैकवर्ड क्लासेस को। तो ऐसे एग्जाम्पल्स आप हिस्ट्री से भी रिलेट करके देख सकते हैं। अगला है शेड्यूल्ड कास्ट्स को दलित्स कहा जाता है और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को आदिवासीज कहा जाता है। इन्हें रिजर्वेशन दी जाती है हमारे पार्लियामेंट में। इसके बारे में हम लोग क्लास 9th के चैप्टर में भी पढ़े हैं कि कैसे कितने सीट्स इन्हें दी जाती है पार्लियामेंट में रिजर्व करके। अगला है जो इम्पोर्टेंस हमारे देश में कास्ट सिस्टम की रही है वो अब कमज़ोर होती जा रही है। जो कास्ट के बेसिस पर डिविजन्स देखे गए हैं सदियों से, वो अब खत्म होने थोड़े थोड़े शुरू हो गए हैं। इनमें जो सोशल रिफॉर्मर्स थे उनका एक मेजर रोल रहा है। इसके साथ ही अर्बनाइजेशन, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी और लैंडलॉर्ड्स जो विलेज के ज़मींदार होते थे, उनकी जो सोशल पोजीशन है वो कमज़ोर होती गई है विथ अर्बनाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन। तो इसीलिए अब कास्ट धीरे धीरे हमारे देश की पॉलिटिक्स और हमारे देश की सोसाइटी से खत्म होने के तरफ बढ़ रहा है। लेकिन अभी भी ये पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है और किस किस फॉर्म में इसे देखा जाता है इसके बारे में मैंने एनसीईआरटी वाली वीडियो में डिस्कस किया है। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हुआ। आप वो वीडियो ज़रूर देख लें क्योंकि इस चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें समझना काफ़ी ज़रूरी है। थैंक यू।